जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग भाई। आशा करता हूँ सभी लोग मस्त होंगे, खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। जैसा कि दोस्तों हमने पिछली वाली वीडियो में यूपीपीसीएस 2020 के पॉलिटी के जितने भी प्रश्न आए थे वो डिस्कस किए थे और ये हमारी पीवाईक्यू से रिवीजन सीरीज चल रही है। पीवाईक्यू से रिवीजन सीरीज आपको पता है यूपीपीएससी ने अभी हाल ही में नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें कुल 500 वैकेंसी यूपीपीएससी ने निकाली हैं। तो अपने बिना देरी के अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं दो लाइनों के साथ कि एजुकेशन इज़ नॉट ए प्रिपरेशन ऑफ लाइफ। एजुकेशन इज़ नॉट ए प्रिपरेशन ऑफ ए लाइफ, इट इज़ ए लाइफ। यानी कि शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं है बल्कि शिक्षा स्वयं ही जीवन है। इसी के साथ जो अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं तो पहले हम देखते हैं कि 2020 से लेकर 2025 तक पॉलिटी के कितने क्वेश्चन आए थे। तो जैसा कि आपको पता है कि जीएस में कुल 150 प्रश्न पूछे जाते हैं और यह 200 अंक के होते हैं। 200 अंक, एक तिहाई नेगेटिव मार्किंग रहती है। नेगेटिव मार्किंग इसमें आपको क्वेश्चन देख के लग रहा होगा कि कभी कभी जो संस्था है वो क्वेश्चनों का लेवल बढ़ा देती है, कभी कभी घटा देती है। तो अपन को सामान्य तौर पर लगभग 17 से लेकर 20 तक एवरेज क्वेश्चन मान के चलने हैं। तो 2026 में शायद इतने क्वेश्चन 17 से लेकर 20 के बीच में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो 2020 में कुल 17 क्वेश्चन पॉलिटी के आए थे। 2021 में 23, 2022 में 11, 2023 में 30 क्वेश्चन आए थे और 2024 में 30 क्वेश्चन आए थे और 2025 में कुल 10 प्रश्न पूछे गए हैं। इसका मतलब है कि ये 10 प्रश्न पूछे गए हैं तो ज़्यादातर संभावना है कि जो यूपीपीएससी संस्था है वो इस बार जो पॉलिटिकल क्वेश्चन की संख्या बढ़ा के 10 से शायद 15-20 कर सकती है। तो आज हम 2022 के 11 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन था, ये सभी क्वेश्चन जो पीडीएफ फॉर्म में है उसको हम डिस्कस करते हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था 12वें नंबर का क्वेश्चन था कि शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार सम्मिलित किया गया था। यानी कि जो शिक्षा का अधिकार है वो किस संविधान संशोधन द्वारा जो मूल अधिकार में जोड़ा गया। ये क्वेश्चन है वो मैंने आपको बता के पका दिया होगा ये वाला क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है 2022 में। जो शिक्षा का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार को 86वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट द्वारा 2002 में जोड़ा गया था। 2002 में जोड़ा गया जिससे 21 के खंड क में 21 अनुच्छेद 21 के खंड क में इसको प्रतिस्थापित किया गया था, जिसमें कहा गया था कि राज्य 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा देगा। अगर राज्य ऐसा नहीं करता है तो आप राज्य के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन पूछा है विधानसभा की संख्या के ऊपर के जो 4 इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। जैसे कि पहला ऑप्शन है मणिपुर, 60, गोवा 40 और 62 है। तीसरा यूपी में 403। किसी राज्य का रहे ना रहे किसी को याद है, लेकिन यूपी का सबको याद रहता है। यूपी का 403 है। इसके बाद है उत्तराखंड, यूके का मतलब यूनाइटेड किंगडम नहीं है। यूके का मतलब उत्तराखंड, इसमें 70 सीट हैं। इनमें पूछा कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। जैसा कि आपको पता है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें एलिमिनेशन लगाना ही पड़ता है। तो यूपी का 403 तो ये तो सही है। इसमें पूछा कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें हमें ये एलिमिनेशन लगाना पड़ता है कि गोवा है। गोवा एक छोटा सा राज्य है तो उसकी जो विधानसभा की सदस्य संख्या है वो भी कम होगी।
तो उससे हम यह भी अंदाजा लगा सकते हैं कि ये भी सही हो सकता है। यूके यूके भी ज़्यादा बड़ा राज्य नहीं है, तो उसका भी जो सदस्य संख्या है वो 70 हो सकती है। मणिपुर भी ज़्यादा बड़ा राज्य नहीं है, उसकी जो जनसंख्या वो भी कम है। इस हिसाब से यह भी सही हो सकता है, लेकिन यह इसमें गलत दिया गया है। इसकी जो करेक्ट संख्या है वो है 60। मणिपुर में विधानसभा के जो सदस्य हैं वो 60 हो सकती हैं, तो इसका जो गलत ऑप्शन हो जाता है वो हो जाता है ए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है सिविल सर्विस के ऊपर। इस क्वेश्चन है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग बनाया जा सकता है। जैसे कि किसी संस्था के निर्माण का सवाल है, तो आपको पता होगा कि हमारे यहाँ पर किसी भी सिंगल व्यक्ति के पास यह अधिकार नहीं है कि वो किसी संस्था का निर्माण कर सके। जैसे कि हम लोकसभा की बात करें तो लोकसभा किसी ऐसे अधिनियम को पारित नहीं कर सकती जो मतलब राष्ट्रीय लेवल का है। इसमें जो ऑप्शन दिए गए थे, पहला है संघ लोक सेवा आयोग द्वारा, संबंधित राज्यों के निवेदन पर संसद द्वारा, ऑप्शन सी है राज्यसभा द्वारा, ऑप्शन डी है लोकसभा द्वारा। अगर आप में थोड़ा सा भी कॉमन सेंस है तो इस बात को समझने में आपको बिल्कुल भी समय नहीं लगना चाहिए कि धन विधेयक को छोड़कर भारत में कोई भी विधेयक लाया जाता है वो दोनों सदनों की सहमति के बावजूद ही लाया जाता है। तो इसमें जो सवाल था वो था कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग बनाया जा सकता है। तो कौन या जो आयोग है वो बनाया, जैसे कि 2 राज्य हैं, मान लो कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग बनाना है, तो इसको कौन बना सकता है? तो इसमें जो यूपीएससी अगर कोई संस्था का निर्माण करती है तो ऐसा नहीं है, तो ये हमारा गलत हो जाता है। अब बात आती है राज्यसभा पर। क्या अकेली राज्यसभा किसी संस्था का जो निर्माण कर सकती है? तो इसका जो आंसर हो जाता है कि बिल्कुल नहीं, राज्यसभा किसी संस्था का अकेला निर्माण नहीं कर सकती है। जब राज्यसभा नहीं करती तो लोकसभा भी नहीं करेगी, धन विधेयक को छोड़कर, क्योंकि धन विधेयक में ज़्यादातर जो शक्ति होती है वो लोकसभा के पास ही होती है, तो लोकसभा भी इसका निर्माण नहीं करती है। किसी भी संस्था का निर्माण लोकसभा, राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति की सहमति से ही होता है। तो इसमें आप थोड़ा सा भी आप में कॉमन सेंस है तो आप इस आंसर तक जरूर पहुँचेंगे कि संसद द्वारा 2 या 2 से अधिक लोक सेवा आयोगों का निर्माण किया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है संविधान की मूल संरचना की अवधारणा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस बाद में प्रतिपादित की गई थी? यानी जो फंडामेंटल और बेसिक स्ट्रक्चर है, संविधान की जो मूल संरचना है वो किस बाद में सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित की थी? तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है और मेरे ख्याल से सभी को आता हुआ कि केशवानंद भारती जो आज तक का सबसे बड़ा जो फैसला दिया गया सुप्रीम कोर्ट ने, जिसमें 13 जजों की बेंच बैठी गई थी और 7-6 से निर्णय दिया गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 49वां क्वेश्चन कि 73वां संविधान, इसमें जो एक अभिकथन दिया गया है उसके बाद कारण दिया गया है कि 73वां संविधान संशोधन भारत के स्थानीय शासन के इतिहास में एक आधार स्तंभ के रूप में माना जाता है। यानी जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था वो बेसिकली पंचायतों के लिए हुआ था, पंचायतों के लिए 73वां संविधान संशोधन किया गया था और 74वां नगर पालिकाओं के लिए। तो इसमें पंचायतों के बारे में पूछा गया है। इसके बाद कारण दिया गया है कि 73वें संविधान ने पंचायतों को अति अपेक्षित संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। यानी जो
ग्राम पंचायतों का संगठन जो आर्टिकल 40 में दिया गया है उसको लागू करवाने के लिए जो 73वां संविधान संशोधन किया गया था। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा कि दोनों सही हैं। और कारण अभिकथन की व्याख्या करता है, किसी गधे ने डी चालू कर दिया है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक का ऑडिट रिपोर्ट का परीक्षण करती है। यानी जो सीएजी जो रिपोर्ट सीएजी जो रिपोर्ट प्रस्तुत करता है उसका जो लेखन है वो कौन करती है। जैसे कि सीएजी ने 1 साल की जो रिपोर्ट है वो सौंप दी, तो उसका जो परीक्षण कौन सी संस्था करती है, कौन सी समिति करती है। इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है लोक लेखा समिति, दूसरा है लोक उपक्रम समिति, तीसरा है प्राकलन समिति, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति है वो सीएजी की रिपोर्ट का प्रतिवेदन करती है, उसकी जांच करती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए तथा उन्हें क्रमानुसार जैसे संविधान में उल्लिखित व्यवस्थित कीजिए। मतलब इतनी बड़ी संस्था इतना कुछ कॉमन सवाल पूछ रही है। पहला ऑप्शन है संघ तथा उसका राज्य क्षेत्र, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संघ और उसका राज्य क्षेत्र। उसके बाद है मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य। इसके बाद है नागरिकता, इसके बाद है डीपीएसपी। इतना सिंपल क्वेश्चन पूछा है कि इनको कालक्रमानुसार लगाइए, यानी कि सबसे पहले कौन आता है उसके बाद कौन आता है। तो आपको पता है कि भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र दिया गया है, तो इसकी जो क्वेश्चन है भाग 1। इसके बाद आती है नागरिकता, भाग 2। इसके बाद आती है डीपीएसपी, भाग 4। इसके बाद आता है मौलिक कर्तव्य जो भाग 4 के खंड तो में दिया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 69वां संविधान संशोधन द्वारा एनसीटी नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली को बनाया गया। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों की रक्षा करना। दूसरा ऑप्शन है प्राकृतिक वातावरण की रक्षा एवं संवर्धन करना। तीसरा ऑप्शन है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना। चौथा ऑप्शन है राष्ट्रगान का सम्मान करना। जैसा कि आपको पता है कि आर्टिकल 49 में यह कहा गया है कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारक होंगे, उनका जो ध्यान रखेगा वो कौन रखेगा, राज्य। आर्टिकल 49 हमारा मौलिक कर्तव्य में नहीं आता है, तो एक इसमें आता है डीपीएसपी में, तो हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है। इसके बाद 2 क्वेश्चन और बचे हैं। डीजे की ज़्यादा आवाज़ आ रही तो मैं इस वीडियो को थोड़ा फास्ट, क्लास को थोड़ा फास्ट कर देता हूँ। इसमें जो 89वां क्वेश्चन था, अनुसूची चतुर्थ अनुसूची, सातवीं अनुसूची, आठवीं अनुसूची, इसके सामने दिया गया राज्य विधान परिषद, शपथ, भाषण, शक्ति का विभाजन। शक्तियों का विभाजन, ये 89वां क्वेश्चन है। इसको आप पहले सॉल्व करिए।
जैसा कि आपको पता है कि तरक्की अनुसूची, पहले हम सभी 12 अनुसूचियों को देखते हैं कि किसमें क्या लिखा गया है। तो इसमें जो पहली अनुसूची है वो है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। उसके बाद है दूसरी अनुसूची जिसमें वेतन की चर्चा की गई है। तीसरी अनुसूची जिसमें शपथ की जो व्यवस्था है वो की गई है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा तृतीय अनुसूची का वो हो जाएगा शपथ। इसके बाद आता है चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची राज्यसभा की सीटों से संबंधित है कि कितनी सीटें किस जो राज्य को दी जाएंगी। तो चतुर्थ अनुसूची हो जाएगा राज्यसभा में सीटें। इसके बाद आता है पांचवी अनुसूची जिसमें अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र के बारे में चर्चा की गई। इसके बाद आता है छठवीं अनुसूची जिसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। इसके बाद आता है सातवीं अनुसूची जिसमें जो सूचियां हैं जैसे कि संघ सूची है, राज्य सूची है और संवर्ती सूची है, इन तीनों का विभाजन किया गया है। यानी कि हम जो सातवीं अनुसूची को हम शक्तियों का विभाजन भी बोल सकते हैं। इसके बाद आठवीं अनुसूची जिसमें 22 भाषा का उल्लेख किया गया है। इसके बाद है नौवीं अनुसूची जिसमें भूमि सुधार, नौवीं अनुसूची वो जोड़ी गई है जो भूमि सुधार से संबंधित है। इसके बाद है 10वीं अनुसूची जिसमें जो 52वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई, जिसमें दल बदल होता है। जैसे कि कोई व्यक्ति किसी पार्टी से चुनाव लड़ता है और वो जीत जाता है, फिर वो दूसरी पार्टी में जाता है, इसको रोकने के लिए दल बदल लाया जाता है। इसके बाद आता है 11वीं अनुसूची जिसे 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया जिसमें पंचायतों से संबंधित व्यवस्था की गई। इसके बाद है नगर पालिकाएं जिसे 12वीं अनुसूची भी बोलते हैं। तो इसके बाद 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? शक्तियों के विभाजन से। तो 7वीं अनुसूची में कितनी सूचियाँ दी गई हैं? तो 3 सूचियाँ हैं, राज्य सूची, संघ सूची और संवर्ती सूची। इसके बाद है 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में भाषाएं दी गई हैं। कितनी भाषाएं संविधान में सुरक्षित हैं? तो 22 भाषा, 22 लैंग्वेज को तो संविधान गारंटी प्रदान करता है। इसके बाद जो अंतिम प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है बलवंत राय मेहता समिति। इसके बाद है अशोक मेहता समिति। इसके बाद है एल.एम. सिंघवी समिति। एल.एम. सिंघवी समिति। इसके बाद है पी.के. थुंगुन समिति। इसके सामने जो वर्ष हैं वो दिए गए 1957, 1977, 1986 और 1988। इसमें जो कौन सी समिति किस वर्ष को बनाई गई थी इसमें पूछा है। तो कभी कभी एग्जामिनर ऐसा सवाल देता है कि जो क्वेश्चन होता है वही आंसर होता है। तो इससे आप समझ गए होंगे कि जो सामने लिखे हैं वही इसके आंसर है, यानी कि ये सभी आपस में सही मिले हैं। तो हमारे थे आज के 11 प्रश्न। 2022 में 11 प्रश्न पूछे गए थे। इसके बाद 2023 में कितने प्रश्न पूछे गए थे? 23। 2023 में 23 प्रश्न पूछे गए थे। इसकी भी मैंने PDF बना ली है और जो 30 प्रश्न हैं जो 2023 में पूछे गए थे उसको हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए बने रहिए। जय हिंद।